क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे जमशेदपुर को झकझोर कर रख दिया था। अपने समय में हर रोज केवल इसी केस की खबर सारे न्यूज़पेपर्स में घूमती थी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने 4 दिन के प्यार के लिए उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया जिन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, यानी कि अपने पूरे परिवार को। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट भौमिक फैमिली केस। ये कहानी शुरू होती है जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी से। ये कॉलोनी खास तौर से इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए ही बनाई गई थी। जो भी एम्प्लॉय घर से दूर आकर यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वो इसी टेल्को कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते भी हैं। ये कॉलोनी जमशेदपुर के सबसे एडवांस लोकेलिटीज में गिनी जाती है। तो इसी टेल्को कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था, भौमिक परिवार। इस परिवार में टोटल 5 लोग थे। एक तो पिताजी जो टेल्को कंपनी में काम करते थे, दूसरी माँ थी जो घर की देख रेख करती थी, तीसरी चैतली नाम की एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी, चौथा छोटा भाई था, ये भी स्कूल जाता था, और 5वीं इन दोनों बच्चों की नानी जी थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ये भी एक आम हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ सही चल रहा था। घर के लोग बेटी को कहीं आने जाने से नहीं रोकते थे, ये आजादी से रहती थी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। साल चल रहा था 1999 का। जनवरी महीने की 29 तारीख को सुबह में नाश्ता करके पिताजी अपने ड्यूटी के लिए चले गए। दोपहर में लंच करने के बाद छोटा भाई भी बाहर खेलने के लिए चला गया। अब घर पर केवल 3 लोग बचे थे, चैतली, इसकी माँ और नानी जी। नानी जी खाना खाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में चली गईं आराम करने के लिए। माँ भी लंच के बाद किचन की सफाई करने में जुट गईं। इधर चैतली दबे पांव घर के मेन दरवाजे पर आती है और खड़ी हो जाती है। ये किसी का वेट कर रही थी। दोपहर के 2:30 से 3 बज रहे थे। 15 से 20 मिनट के बाद एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी, ये चैतली के घर पर आता है। इस समय तक माँ भी अपने काम से छुटकारा पाने के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई थी। वो अनजान लड़का चुपचाप घर के अंदर आता है। चैतली जल्दी से लड़के को अंदर खींचकर दरवाजे को बंद कर देती है। अब ये दोनों नानी के कमरे में जाते हैं। नानी सो रही थीं। चैतली के इशारा करते ही लड़का तकिए से नानी का दम घोटना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में नानी जी शांत पड़ गईं। फिर ये दोनों मिलकर एक धारदार हथियार से नानी जी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और इन टुकड़ों को एक बोरी में भर देते हैं। अब ये सीढ़ियों से नीचे आते हैं। माँ अपने रूम में आराम कर रही थी। लड़का इन्हें भी गला घोट कर मार देता है। फिर दोनों इनके भी टुकड़े टुकड़े करते हैं और बोरी में भर देते हैं। अब ये दोनों यानी कि चैतली और वो अनजान लड़का घर पर बाकी के 2 मेंबर्स का इंतजार करते हैं। शाम को 7 बजे तक छोटा भाई भी घर पर आता है। चैतली छोटे भाई को घर के अंदर लेती है और दरवाजे को तुरंत बंद कर देती है। वो लड़का पीछे से आता है और चैतली के छोटे भाई को भी मार देता है। फिर इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर दिए जाते हैं। इसके बाद पिताजी के घर आने का वेट किया जाता है। देर रात को पिताजी भी ड्यूटी पूरी करने के बाद थके हारे अपने घर पर आते हैं। इनका भी वही हाल किया गया जो बाकियों के साथ हुआ। काम पूरा होने के बाद ये घर की सफाई करते हैं। इसके बाद दोनों सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होता है, ये सारी बोरियों को घर के पीछे ले जाते हैं। वहाँ पर शौचालय का गड्ढा बना हुआ था जिसे ढक्कन से ढका गया था। वहाँ 2 या 3 ढक्कन बनाए गए थे। बोरियों को इन्हीं ढक्कनों में से एक को खोलकर गड्ढे में डाल दिया जाता है। सारा काम खत्म होने के बाद ये लड़का घर से चला गया। घर पर 5 लोगों में से 4 को खत्म कर दिया गया था। अपने ही माँ बाप, भाई और नानी को मारने के बाद चैतली अकेले ही उस घर में रहने लगी। पहले नानी और मम्मी खाली समय में घर से निकलकर पड़ोसियों से बातचीत कर लिया करती थीं, लेकिन अब घर से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। 1 या 2 दिनों के बाद जब चैतली घर से बाहर दिखी तो पड़ोसी ने इनसे पूछा कि आपकी मम्मी और नानी कहाँ पर हैं? घर के बाकी लोग भी नहीं दिख रहे हैं। चैतली कहती है कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। इतना कहने के बाद चैतली घर के अंदर वापस से चली गई। कुछ दिनों के बाद वो अनजान लड़का वापस से चैतली के घर पर आता है। इस बार ये अपने साथ सीमेंट लेकर आया था। दोनों मिलकर उस गड्ढे के ढक्कन को सीमेंट से बिल्कुल सील कर देते हैं ताकि कोई भी इसे खोल ना पाए। इसके बाद चैतली घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चैतली के पिता जब कई दिनों तक अपने ऑफिस नहीं गए तो उनके कुछ साथी इसका कारण जानने के लिए उनके घर पर आते हैं, लेकिन घर पर तो ताला लगा हुआ था। फिर ये वापस से लौट जाते हैं। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, फिर इन्होंने भी आना बंद कर दिया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगा कि इतने दिनों से इस घर का कोई भी मेंबर दिखा क्यों नहीं। क्योंकि चैतली ने बता रखा था कि सभी लोग शादी में गए हुए हैं, तो पड़ोसियों को इतनी चिंता नहीं थी।
इन्होंने सोचा कि वो लोग रिश्तेदार के घर पर ही रुके होंगे या फिर कहीं घूमने के लिए चले गए होंगे, क्योंकि बच्चों की ठंडी की छुट्टियां भी चल रही थीं। चैतली के मामा एक डॉक्टर थे। उनकी 6 महीनों से अपनी बहन और माँ से बात नहीं हुई थी। जब भी ये लैंडलाइन पर फोन लगाते तो पूरी घंटी बजने के बाद फोन कट जाता था। कोई भी फोन को नहीं उठा रहा था। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये अपने जीजा जी के ऑफिस में फोन लगाते हैं और पता करते हैं। वहाँ से पता चलता है कि जीजा जी तो पिछले कई महीनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, बिना बताए वो कहीं चले गए हैं। चैतली के मामा को अब चिंता होने लगी। एक दिन समय निकालकर ये अपनी बहन के घर पर आते हैं। सामने इन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये पड़ोसी के पास जाकर पूछते हैं कि घर के लोग कहाँ गए हैं। पड़ोसी कहते हैं कि जनवरी के बाद से कोई भी यहाँ पर दिखा नहीं। मामा जी जून महीने में जमशेदपुर के इस टेल्को कॉलोनी में आए थे। पड़ोसी कहते हैं कि चैतली एक बार दिखी थी। उसने कहा कि सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, केवल चैतली ही घर पर अकेली थी। कुछ दिनों के बाद वो भी घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। मामा जी को यह बात अजीब लगी, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीनों में किसी भी रिश्तेदार के शादी की खबर इन्हें नहीं आई थी। कोई इनविटेशन भी नहीं मिला था। अगर शादी होती भी तो टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बहन इन्हें जरूर बताती। 29 जनवरी को ये कांड हुआ था। 8 या 10 फरवरी से इस घर पर ताला लगा हुआ है। जून में मामा जी घर पर आते हैं। ये वहीं पर टहलते हुए सोच रहे थे कि घर के लोग कहाँ गए होंगे। टहलते टहलते ये घर के पिछले वाले हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ पर शौचालय का गड्ढा बना हुआ था। वहीं पर उस गड्ढे को 2 या 3 ढक्कनों से ढका गया था, ताकि जब भी ये भर जाए तो अलग अलग जगह से इसकी सफाई कर सकें। मामा जी की नज़र एक ढक्कन पर पड़ती है। वो पूरी तरह से सीमेंट से सील था, लेकिन बाकी के ढक्कन केवल गड्ढे के ऊपर रखे हुए थे। घास पर भी सीमेंट फैले हुए थे। मामा जी पहले भी घर पर आते रहते थे, कभी भी इन्होंने इस ढक्कन को ऐसे नहीं देखा था। इन्हें कुछ अजीब लगा। ये फिर से पड़ोस में जाते हैं और पूछते हैं कि कब से घर के लोग नहीं दिखे। पड़ोसी कहते हैं कि 29 या 30 जनवरी से घर के लोग नहीं दिखे, लेकिन चैतली इसके बाद भी कुछ दिनों तक दिखी थी। कुछ दिनों के बाद वो भी घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। मामा जी सोचते हैं कि भला चैतली क्यों सीमेंट से उस ढक्कन को सील करेगी। अब ये सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ये कहते हैं कि पिछले 6 महीनों से इनकी अपने फैमिली से बात नहीं हुई है। फोन लगाया तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। घर आकर देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ है। पुलिस केस को दर्ज कर लेती है। ये लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। पूरा परिवार एक साथ कहाँ गायब हो गया, ये लोग कहाँ जा सकते हैं। इसके बाद पुलिस भौमिक फैमिली के घर आती है। घर का ताला तोड़ा जाता है। पड़ोसी भी वहीं पर मौजूद थे। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक अजीब सी बदबू थी। फर्श पर खून के धब्बे लगे हुए थे। कुछ कपड़े भी मिले जो कि घर के मेंबर्स के थे। उन पे भी खून का धब्बा लगा हुआ था, जो कि सूख चुका था। मामा जी वहीं पर खड़े होकर सारी चीजें देख रहे थे। उनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि बैकयार्ड में वो जो मेन होल है, उसके ढक्कन को किसने सील किया और क्यों किया। पुलिस को घर की ऐसी हालत देखकर शक तो हो ही रहा था। अब मामा जी ने पुलिस को उस ढक्कन के बारे में भी बता दिया। अब सभी लोग घर के पिछले वाले साइड में जाते हैं। जमे हुए सीमेंट को तोड़ा जाता है और ढक्कन को हटाया जाता है। मेन होल के अंदर थोड़ा बहुत टटोलने के बाद पुलिस को कुछ बोरियां मिलती हैं। उन बोरियों को बाहर निकाला जाता है। उनको खोलने पर उसमें से इंसानी हड्डियां मिलती हैं। इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, जहां से पता चलता है कि ये 4 लोगों की हड्डियां हैं। सभी लोग सोचते हैं कि घर में तो 5 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों की हड्डियां क्यों मिली। इसका मतलब कि एक मेंबर अभी भी जिंदा है। क्या वो चैतली हो सकती है, क्योंकि वही आखिरी बार दिखी थी और बाकी के 4 लोग तो घर से गायब ही थे। पुलिस अब अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट को कत्ल की रिपोर्ट में बदल देती है और इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करती है। फॉरेंसिक के लोग भी घर पर आते हैं। वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखा जाता है, जांच की जाती है, फिंगरप्रिंट भी ढूंढे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का हर एक एंगल केवल चैतली के ऊपर ही आकर खत्म हो रहा था। पूछताछ के दौरान वहाँ के पड़ोसियों से पता चलता है कि चैतली का एक लड़के के साथ कुछ प्यार व्यार का चक्कर था। इस लड़के का नाम था रिजवान। ये खबर सुनने के बाद पुलिस का शक अब रिजवान नाम के लड़के पर भी आ गया। ये स्टेट लेवल का एक क्रिकेटर था, रणजी ट्रॉफी खेल चुका था। लोग कहते थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। इसके साथ ही चैतली की दोस्ती थी। घर वाले इनके इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। पुलिस का शक और भी गहरा होने लगा। रिजवान को ढूंढना शुरू किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। चैतली भी गायब थी। चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ही गायब थे। इसका मतलब कि दोनों जहां भी होंगे साथ में होंगे। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर जाकर इन्हें ढूंढना शुरू करती है।
इनके जान पहचान के लोगों के अनुसार जहाँ जहाँ ये जा सकते हैं वहाँ वहाँ पर भी इनको ढूंढा जाता है, लेकिन ये नहीं मिलते हैं। एक दिन अचानक से चैतली और रिजवान पुलिस स्टेशन आते हैं और सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है और इनको अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ से पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है, जिसके बाद एक ऐसी सच्चाई बाहर आई जिसको जिसने भी सुना उसने सोचा कि प्यार में पागल लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कहानी कुछ ऐसे है। चैतली के पिताजी टेल्को कंपनी में काम करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। चैतली बचपन से ही खुली सोच रखने वाली लड़की थी। इसके मन में जो भी आता था ये करती थी। माँ बाप थोड़े बहुत चीज़ों को करने से मना भी करते थे, लेकिन ये नहीं सुनती थी। ये जमशेदपुर के सेक्रेट हार्ट कन्वेंशन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसके स्कूल के पास ही एक क्रिकेट स्टेडियम था, कीनन क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस भी खेले गए हैं। यहाँ पर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए भी आते हैं। ज्यादातर स्टेट लेवल के क्रिकेटर्स ही यहाँ पर आते हैं। चैतली को क्रिकेट का बहुत शौक था। ये अक्सर ही स्कूल बंक करके स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए आती थी। 1998 में एक स्टेट लेवल का क्रिकेटर था रिजवान खान। ये अच्छा खिलाड़ी था। लोग कहते थे कि अगर ये ऐसे ही खेलता रहा तो एक दिन जरूर बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। चैतली स्टेडियम में आती रहती थी। रिजवान भी यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए आता था। चैतली इसको प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। इसी दौरान इसे रिजवान से प्यार हो जाता है। ये रिजवान से बात करना शुरू करती है। दोनों में दोस्ती होती है। आगे चलकर रिजवान को भी चैतली से प्यार हो जाता है। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि बात शादी तक आ गई थी। चैतली की उम्र अभी शादी के लायक नहीं थी। रिजवान का भी करियर अभी शुरू ही हुआ था। चैतली के घर वालों को रिजवान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इधर समय के साथ इनका प्यार इतना बढ़ गया कि चैतली प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये बात भी घर वालों को नहीं पता चली, क्योंकि चैतली जानती थी कि प्रेगनेंसी वाली बात घर वालों से ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती थी। एक दिन चैतली मौका पाकर अपनी माँ को सारी चीजें बताती है। ऐसी सच्चाई सुनने के बाद घर में बवाल मच जाता है। इसके माता पिता इसको बहुत डांटते हैं, समझाते बुझाते हैं। किसी भी कीमत पर ये उस लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाना चाहते थे। इन्होंने चैतली से इतना तक कह दिया कि अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। केवल तुम्हारा छोटा भाई ही हमारी प्रॉपर्टी का आखिरी वारिस रहेगा। ऐसी बातें चैतली के दिमाग में बैठ गईं। इसे अब अपने ही घर के लोग दुश्मन नजर आने लगे। माँ बाप अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत समझाते बुझाते हैं, लेकिन बेटी ने इन सारी बातों को उल्टा ले लिया। इसके बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो यह मौका पाकर रिजवान से बात करती है। उसको अपने ही परिवार को मारने के लिए कन्विंस करती है, क्योंकि अगर इनकी शादी हुई तो घर के लोग अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल कर देंगे। रिजवान चैतली की बातों में आ जाता है, कन्विंस हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि घटना को कैसे अंजाम देंगे। 29 जनवरी 1999 का दिन आया। एक एक करके इन दोनों ने मिलकर परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया। फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर दिए। फिर उन बोरियों को घर के पीछे वाले मेन होल में फेंक दिया और ढक्कन को सीमेंट से सील कर दिया। कांड होने के बाद भी चैतली घर पर ही रुकी रही। ये इसके प्लान में था कि अगर कोई इसके परिवार को ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो ये उनके दिमाग में भर दे कि वो लोग तो शादी में गए हुए हैं। इसके बाद जून महीने में मामा जी घर पर आते हैं और सारा कांड बाहर निकलता है। ये दोनों जेल में कैद हो जाते हैं। इन पर मुकदमा चल रहा था। 1999 के ही आखिरी महीने के आसपास में चैतली ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। कानून के अनुसार जब तक बच्चे को मां की जरूरत पड़ती है, बेटा अपने मां के पास ही जेल में रह सकता है। जमशेदपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 13 मार्च 2001 को अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर चैतली और रिजवान को फांसी की सजा सुना दिया। अब ये दोनों झारखंड हाई कोर्ट में जाते हैं, इस फैसले को चैलेंज करते हैं। यहाँ पर भी सुनवाई होती है और 31 जनवरी 2003 को इनकी फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। इन दोनों को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। ये झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है, यानी कि चैतली और रिजवान को उम्र कैद की सजा दे देती है। फैसले के बाद दोनों को हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। आज भी ये इसी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। जब इन दोनों का बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो रिजवान की मां ने बच्चे को गोद ले लिया और पालने लगी। अब तो ये लड़का भी 20 या 22 साल का हो चुका होगा। तो इस तरह से प्यार के पागलपन ने एक तरफ पूरे परिवार को तबाह कर दिया और दूसरी तरफ एक अच्छे खासे करियर को, एक ब्राइट फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल दिया। जिस चीज के लिए दोनों ने इस कांड को अंजाम दिया था उसमें से इन्हें कुछ भी नसीब नहीं हुआ।
तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।